हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपके लिए हमेशा से कार्य रहता है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त है, हम भी एकदम मस्त है। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, सबको इंतजार रहता है मंडे स्पेशल का, और आज मंडे स्पेशल है और सबको इंतजार होगा बेसब्री से। तो वैसे यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक बच्चा जानता है कि हम लोग मंडे स्पेशल में सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। सीरीज में से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, सेकंड पार्ट देख लिया था, अब हम लोग को थर्ड पार्ट देखना है। और एक और नोटिस है, पिछले मंडे के लिए क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम मंडे स्पेशल नहीं रुके, ठीक है। तो हम लोग थर्ड पार्ट में चलते हैं। हम लोगों ने थर्ड पार्ट में देखा क्या था। सबसे पहले हमारे पास सवाल उठता है कि पार्ट 2 में हमने क्या देखा। सवाल क्या उठा कि पार्ट 2 में हमने क्या देखा। चलिए पार्ट 2 में हमने क्या देखा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो आज के हालात है ना कि मतलब घर पे ना है, जिसके कारण से वीडियो दूसरे तरीके का बन रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग बताइएगा, और क्षमा प्रार्थी भी होंगे हम उसके लिए, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ गलती ना, ठीक है। चलिए पार्ट 2 में हम लोग व्याकरण शुरू किए थे पार्ट 2 में, जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या, व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले इसमें बांटा था क्या, तो व्याकरण की जरूरतें हमने देखी थी। क्या देखी थी? जरूरतें। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा देखा था क्या, व्याकरण और भाषा में संबंध। व्याकरण और भाषा में संबंध, ये हमने देखा था। तीसरा पार्ट था व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग, ये रिवीजन क्लास है। आपको पता है कि प्रत्येक क्लास के एंड के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में आपको यह बताया जाता है कि आखिरकार हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ताकि आखिरकार आपको यह बनाना आ जाए कि साइनॉप्सिस में हम लोग कैसे रिवीजन करें एग्जाम के टाइम में। दिस इज द वे यू कैन रिवाइज योर सिलेबस एवरीथिंग। आप लोग यही एक तरीका है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। साइनॉप्सिस बनाना सीखो। ये हमारा हो गया व्याकरण के भाग। व्याकरण के भाग में हमने बांटा था व्याकरण कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था हमने? 3 भागों में बांटा था। पहला हमने बांटा था वह था वर्ण विचार। दूसरा हमने बांटा था वह था हमारा शब्द विचार। तीसरा हम लोगों ने बांटा था वह था हमारा वाक्य विचार, ठीक है। अब इस वर्ण विचार को हमने शुरुआत कर दिया था। इस वर्ण विचार को हमने बांटा था 3 भागों में। वर्ण विचार को हमने बांटा था 3 भागों में, जिसमें से पहला भाग का नाम हमने क्या दिया था, तो वह था हमारा स्वर्ण वर्ण। दूसरा था हमारा व्यंजन वर्ण। तीसरा था हमारा अयोगवा। पुनः इस बात को समझिए कि हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ा। पार्ट 2 में हमने व्याकरण शुरुआत की थी। व्याकरण के बारे में हमने क्या पढ़ा उस दिन, कि आखिरकार व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, हिंदी ग्रामर की जरूरतें क्या है। हमने जरूरतों के बारे में पढ़ा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है मोहन खाता है, लेकिन उसी को कोई वही व्यक्ति उसी वर्ड को वह क्या बोलना चाहता है, मोहन खाती है। यहां पर उसने क्या किया, जो व्यक्ति जिस प्रकार से लिंग का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए कर्ता के लिए, उसी प्रकार से उसे कार्य के लिए भी लिंग का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, मोहन खाता है की जगह पे मोहन खाती है कर दिया। ये सारे के सारे गलत है। अगर इसी प्रकार से हम लोग हिंदी बोलते तो आज इस प्रकार से शुद्धता रूप से हम लोग नहीं प्रयोग कर पाते। इसीलिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ी थी, ताकि हम व्याकरण को क्या कर, हिंदी को शुद्ध तरीके से बोल सके, पढ़ सके, लिख सके, उसके बारे में पता कर सके। हमने जरूरतें देख ली। उसके बाद हमने देखा कि व्याकरण और भाषा में संबंध क्या है, इसके क्या क्या इंपोर्टेंट है। जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 2 जाकर देख ले। उसके बाद है व्याकरण के भाग। हमने किसके बारे में देखा, व्याकरण के भाग के बारे में। व्याकरण के भाग में हमने कितने भागों में बांटा इसे, 3 भागों में। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। देखो, शब्द विचार के मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा। वाक्य विचार है, जब तक ये और ये ना समझ में आएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ध्वनि से मिलकर के अक्षर बनते हैं, अक्षरों से मिलकर के हमारा वर्ण बना, वही वर्ण या अक्षर वही है, और उन्हीं वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, और उन्हीं शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनकर के निर्माण होता है। बात आ रही समझ में?
इन सबको हमको देखना है। तो हमने वर्ण विचार की शुरुआत की थी। तो आज हमारा टॉपिक का नाम अगर देखें पार्ट 3, तो व्याकरण के पार्ट 3 में हम चर्चा करते हैं कि व्याकरण के पार्ट 3 में हम लोग को क्या देखना है। चलिए व्याकरण के पार्ट 3 में हम लोग को क्या देखना है। सबसे पहले हमने बांटा क्या, वर्ण विचार, ये हो गया पार्ट 3। कोई दिक्कत? अब वर्ण विचार को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। पहला हम लोगों को क्या पढ़ना था, स्वर वर्ण। पहला हमारा कौन है, स्वर वर्ण। दूसरा हमारा कौन है, तो व्यंजन वर्ण। तीसरा हमारा कौन सा है, तो वह है अयोगवाह। हम बताएंगे कि यह है क्या, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है, जिसमें से हमारा मेन पॉइंट यह हो गया। तो इसे हम स्टार मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है, स्वर वर्ण। अब इस स्वर वर्ण को हम लोग उठाते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं बारी बारी से। चलिए स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक का नाम क्या हो गया, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। सबसे पहले इसके सारे के सारे पॉइंट लिखते हैं, पुनः इस बात को समझे कि स्वर वर्ण है क्या। इसका पहला नंबर पॉइंट, इसके पहला नंबर पॉइंट में जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों, या जिसे हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि की सहायता के किया जाए स्वर वर्ण कहलाता है। पुनः इस बात को मैं पढ़ रहा हूं, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों या ध्वनि की सहायता से किया जाता है या किया जाए, वो हमारे क्या कहलाएगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। इसका मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं, इसका बी नंबर पॉइंट। ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं, स्वतः बोले जाते हैं। सी नंबर पॉइंट में देखें, इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, अब आइए इस बात को समझते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना किसी दूसरे वर्णों या ध्वनि, ये इंपॉर्टेंट है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों या ध्वनि की सहायता के किया जाए, क्या कहलाएगा, हमारा स्वर वर्ण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरा मैंने लिखा क्या, ये वर्ण स्वतः बोले जाते हैं। कैसे बोले जाएंगे, अभी हम एग्जांपल देकर आपको समझाएंगे। स्वतः बोले जाते हैं। दूसरा, इनकी संख्या कितनी है, 11 है। हमने देखा स्वर वर्ण वैसे वर्ण है जिसका उच्चारण किसी अन्य दूसरे की सहायता के नहीं होकर के अपने खुद से होता है, मतलब उसके प्रयोग के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से हमने क को देखा था, तो क का हमने ऑपरेशन किया था, क हलंत प्लस अ निकला था। जब तक कि आधा क में अ नहीं जुटेगा तब तक क का निर्माण संभव नहीं है। संभव है, नहीं है। इसीलिए मैंने बोला क्या कि स्वर वर्ण वही वर्ण है जो किसी अन्य की सहायता से बोला जाता है। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन है। चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या कहना चाह रहे थे। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए पर एकले ए, औकार ओ, अपर दुगो एकले आकार औ, और लास्ट हमारा जो आता है वो है री। देखिए ये जो हमारा आ गया, ये हमारा आ है, ये हमारा हर्षी है, ये हमारा दीर्घी है, ये हमारा अर्सु है, ये हमारा दीर्घु है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए पर एकले है, ये औकार ओ है, ये अपर दुगो एकलेकार ओ है, और ये री है। इन सब के बारे में अभी आपको बताता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। वेट, जरा मैं इसको समझाता हूं कि कैसे है ये स्वर वर्ण। हमें यह समझना है कि कैसे यह बिना किसी सहायता के प्रयोग होता है। मैंने पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताया था मैंने,
जिस प्रकार से हम लोग आधा ख लिखते हैं, अब जब तक इसमें अ नहीं मिलेगा तब तक आपका ख बन करके तैयार हो नहीं सकता। ग है, जब तक इसमें हलंत लगाते हैं तो इसमें से अ निकलता है, जब तक ये अ नहीं मिलेगा तब तक ये ग बन करके तैयार नहीं होगा। कहने का मतलब ये ग देख रहे हैं इसमें भी अ छुपा हुआ था, ख देख रहे हैं इसमें भी ये छुपा हुआ था। आप की लिखते हैं, क शिकार की, हलंत लगाया में हर्षी है, यहाँ पर हमारा क शिकार की तब बनता है, मतलब इसमें क्या छुपा हुआ था, हर्षी। अब एक बात बताइए, आप अ बोलते हैं, क्या अ बोलने से क बोले तो उसमें अ है, की इसमें ई है, लेकिन आप बोलिए अ, उच्चारण कीजिए अपने आप से अ, क्या इसमें किसी की सहायता लेनी पड़ रही है, नहीं। आप बोलिए आ, का बोले तो उसमें आ है, लेकिन आप बोलिए आ, इसमें किसी की सहायता नहीं है, आप बोलते हैं की। जब आप की बोले तो इसमें आप ई की सहायता ले रहे हैं, लेकिन आप बोलिए ई में किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहां तक कि ओ बोले, इसमें भी किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। कौ में औ छुपा हुआ है। बात आ रही समझ में? तो हमने अभी क्या परिभाषा लिखा स्वर्ण का, वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य या दूसरे वर्ण की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, वैसे को हम क्या बोलेंगे, स्वर्ण वर्ण बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ये था हमारा स्वर्ण वर्ण, आप ये नोट कर सकते हैं, ये एग्जांपल में अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए और ओ अ और रे, ये 11 टोटल होते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, ये स्वर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण वर्ण को बांटते हैं। हम लोग अब बांटते हैं कि स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार से होते हैं। जिस प्रकार हमारा वर्ण विचार था, वर्ण विचार को हमने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था हमारा स्वर्ण वर्ण, दूसरा भाग था व्यंजन वर्ण, तीसरा भाग था अयोग वर्ण। वर्ण विचार के अंतर्गत उपस्थित स्वर्ण वर्ण को मैंने कितने भागों में बांटा, अभी तक ने नहीं देखा, लेकिन हमने स्वर्ण वर्ण के बारे में पढ़ा। अब ये स्वर्ण वर्ण के कितने बेटे हैं, इनको कितने भागों में बांटा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, मतलब अभी हमारा मेन टॉपिक क्या होगा, स्वर्ण वर्ण। स्वर वर्ण, इसको मैं बांटू तो कितने भागों में बांट सकता हूं, इसको मैं बांटू तो 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो होता है वह है उच्चारण के दृष्टि से, उच्चारण के दृष्टि से। दूसरा जो होता है वह होता है बनावट की दृष्टि से। ठीक है, पहला हमने क्या लिया, उच्चारण की दृष्टि से, दूसरा हमने क्या लिया, बनावट की दृष्टि से। अब उच्चारण की दृष्टि से कितना है, बनावट की दृष्टि से कितना है, इसको देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर्ण वर्ण को, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, और तीसरा हमारा आ जाता है वो है प्लुत स्वर। मतलब हमने क्या लिया, स्वर्ण वर्ण के 2 बेटे। फिर से समझिए, हमारे पास वर्ण विचार को हमने बांटा कितने भागों में, 3 भागों में। स्वर्ण वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, तीसरा हमारा हो गया अयोग वर्ण। व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण जो था, स्वर्ण वर्ण को हमने कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में। स्वर्ण वर्ण 2 भागों में, पहला हमारा उच्चारण की दृष्टि से, दूसरा हो गया बनावट की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से स्वर्ण वर्ण के कितने बेटे हो गए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें से ह्रस्व स्वर क्या कहना चाहता है, दीर्घ स्वर क्या कहना चाहता है, प्लुत स्वर क्या कहना चाहता है, इसको देखेंगे। मतलब हमारा 1 नंबर ये था, 1 नंबर का पहला नंबर ये था, और दूसरा का नंबर ये हो गया, और इसको हम अगर मान लेते, इसको हम क्या मान ले, ए मान लेते हैं। समझ में आ रही बात, इसका ये पॉइंट। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ह्रस्व स्वर। अब चलिए ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मेन टॉपिक हमारा ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर, इसमें बस ड्रेस मार के लिखिए, क्योंकि इसमें जगह नहीं है तो क्या कीजिएगा। चलिए, इसका हम लोग अगर पॉइंट देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण में, या जिन स्वरों के उच्चारण में कम
समय लगता है उसे ह्रस्वर कहते हैं। पुनः समझिए इस बात को। हमने पहले नंबर पॉइंट लिखा क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्वर कहते हैं। चलिए इसका अगला पॉइंट भी लिखिए लेते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला हमारा हो गया अ, ई, उ और री। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 4। आप लोग को याद होगा शायद सेकंड वाला पार्ट में हम लोग पढ़ाए थे अ में हमने किस प्रकार से पढ़ा था। पुनः चलिए मैं आपको दिखाता हूं। हमने पढ़ा अकरा, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए पर एक ले आए, औकारो, अपर दुगो एक लेकर आओ, अपन स्वरंग, अपर दुगो स्वरंग। इसको पढ़ना मैंने सिखाया था, आप लोग को पढ़ना कैसे है। आ, ई, उ, ए, ओ, आ। हर एक के बाद मैं जोर देकर पढ़ रहा था। पुनः सुनिए, आ, ई, उ, ए, ओ। इसको मैंने पढ़ना सिखा दिया है। कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे यह भी मैं दिखा दिया हूं आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा हो गया अ। हमने क्या देखा कि इसको मैं धीरे से पढ़ रहा था। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसको जोर से पढ़ रहा था। हमने क्या देखा, इसको मैं धीरे पढ़ रहा था, इसको मैं इसकी तुलना में जोर से पढ़ रहा था। हमने फिर देखा इसको कम जोर से पढ़ रहे थे, इसकी तुलना में इसे हम अत्यधिक जोर से पढ़ रहे थे। मतलब हमने क्या निकाला कि यह स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, ह्रस्वर। अब आप उच्चारण करके देखिए अ। हम नॉर्मल सा बोलते अ, लेकिन उसे बोलते आ, थोड़ा लेट तक लगा कि नहीं लगा। आ कितना बोलेंगे ना तो यो अ से ज्यादा देर तक ले लगेगा ही। हम बोलते हैं ई, लेकिन फिर दीर्घी दिखाना है तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा दीर्घी, फिर हम बोलते हैं ह्रस्व, फिर उसके बाद बोलेंगे दीर्घ। मतलब कुछ ना कुछ तो जोर लगता है। बात आ रही समझ में। तो इसीलिए हमारे पास आ गया अ, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद री। समझ में आ रही बात। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ह्रस्व। ये संख्या में कितने होते हैं, 4। अगला हमारा जो हो गया वो अगला हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। आगे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का पॉइंट लिखते हैं और हम इसके बारे में समझते हैं कि दीर्घ स्वर हमको क्या करना चाहता है। जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाता है। फिर इस बात को समझेंगे। अभी हम पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पहला, इनका उच्चारण कुछ खींच करके होता है। इसका अगला पॉइंट मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ये संख्या में 7 होते हैं। कोई दिक्कत। अब इस बात को समझिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय क्या होता है, लगता है, क्या कहलाएगा हमारा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। इनका उच्चारण कुछ खींच करके होता है। क्या होता है, खींच करके होता है। पुनः मैं आपको अ की दुनिया में लेकर के चलूंगा उसी प्रकार से। अ, आ, हर्षी, दीर्घ, हर्षो, दीर्घ। इतना ही तक समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हमने अभी हर स्वर पढ़ा
और हर स्वर में अ के बारे में देखा, और अ के बारे में हमने क्या देखा, इसको उच्चारण करने में नॉर्मल सी बात है, सीधा बोलते अ, लेकिन उसमें बोलते आ, मतलब इससे ज्यादा देर लगा कि लगा। तो वैसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हर स्वर से दुगुना समय लगा, तो उसके लिए हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे, दीर्घ स्वर का। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से दुगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण कुछ खींच करके होता है, बिल्कुल सही बात, इसीलिए मैंने आपको सिखाया अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। बात समझिए, इसी में पूरा का पूरा थ्योरी है। अब आप लोग को समझ में आ रहा है क्यों आ पढ़ाए थे, इसीलिए आ पढ़ाए थे आपको, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सिद्धांत बैठा पड़ा है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ। इसमें पूरी की पूरी बात बैठी पड़ी है। आप अगर धीरे से उच्चारण किए वो हमारा हो गया हर्ष स्वर, लेकिन इससे दुगुना उच्चारण किए ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। आपने इसका उच्चारण धीरे से किया, ये हो गया हर्ष स्वर, इससे दुगुना जोर से आपने किया दीर्घ स्वर का, ये हो गया हमारा कौन सा, दीर्घ स्वर। ये रूल है, ये नियम है। तो हमारा एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपका क्या, आ, दीर्घी, दीर्घो, ए पर एक लिए ए, ओ, और अपर दूगो एक लिए अकार, ओ। समझ में आ गया बात। अब चलिए हमारा जो लास्ट है, लास्ट थिंग मतलब एक तरह से लास्ट है, उसको देखते हैं। प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर हमने देख लिया, उसके बाद हमें देखना था प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर को बांटते, सी नंबर हमारा पॉइंट था, सी नंबर था कि बी नंबर था हमको याद नहीं है। अब जो आप लोग पॉइंट हमेशा की तरह, मैं फिर भूल गया पॉइंट कितना नंबर था, आप पॉइंट देख लीजिएगा, शायद सी नंबर होना चाहिए। सी नंबर में हमारा कौन था, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा समझिए। ना तो इसे कोई चिन्ह है, ना कुछ है, ना तो इसका कोई प्रयोग है, लेकिन इफेक्ट डालता है हमारे वर्ड में। कैसे, हर स्वर में हमने देखा कि जिनका उच्चारण हमने क्या किया, धीरे से किया, और हर स्वर से दुगुना समय जिसके उच्चारण में लगा वह दीर्घ स्वर। और इसी को जब तिगुना कर देंगे, हर स्वर से तिगुना समय जिसके उच्चारण में लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम लोग उच्चारण करते हैं ओम, ये जो ओम जो बोले हैं इसमें हम लोग कहां तक जा रहे हैं, बहुत आगे तक स्टैंडर्ड के जा रहे हैं, बहुत देर तक हम इसका उच्चारण करते हैं, तब जाकर हमारे मुंह से निकलता है ओम। बात आ रही समझ में। तो ऐसी जगह पर किसका उच्चारण हो जाएगा हमारे पास, वैसी जगह पर किसका भाग लाएगा, हमारा प्लुत स्वर का। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। जिन स्वरों का के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लगता है हमारा प्लुत स्वर, स्वर कहलाता है। इसका कोई चिन्ह नहीं है, इसे बस इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल्स हम लिखते ओ, समझ में आ रही बात। तो यहां पर हम सीधा के सीधा बोलेंगे क्या, यहां पर हम प्लुत स्वर लगा दिए, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, क्योंकि यह रूल है। क्योंकि क्या कहा है हमारा व्याकरण कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वर से तिगुना समय लग रहा है वैसी जगह को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। एग्जाम्पल में हमारा इसके पास कोई चिन्ह ही नहीं है, आप ही लोग आराम में खोज करके देख लो, पूरा का पूरा तो हर स्वर दीर्घ स्वर ले लिया, बचा कुछ नहीं, कुछ बचा स्पेशल बना दिया गया जो हमारे पास यह आया। इसीलिए हम लोग ओम का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात।
अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों ने स्वर वर्ण लिया था। स्वर को हम लोगों ने कितने भागों बांटा था? तो 2 भागों में बांटा था। पहला हम लोगों ने देखा था क्या? उच्चारण के आधार पर। दूसरा हम लोगों ने देखा था बनावट के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा दूसरा नंबर टॉपिक आता है, वो है बनावट के आधार पर। तब हम दूसरे बेटे के स्वर के दूसरे बेटे को लेकर के अब हम ऑपरेशन करते हैं और यह क्या निकलता है इसको ध्यान रखिए। बनावट के आधार बनावट के आधार पर स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। पहला जो हमारा मिलता है वह हमारा मिलता है किस आधार पे? तो मूल स्वर। दूसरा जो हमारा मिला उसको हम लोग कहते हैं संधि स्वर। इसको समझना। अब हमारा पहला नंबर पॉइंट दू का फर्स्ट नंबर पॉइंट हमारा आ गया मूल स्वर। दू का दूसरा नंबर पॉइंट आ गया हमारा संधि स्वर। अब हम मूल स्वर को लेते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मूल स्वर कौन से स्वर होते हैं। चलिए मूल स्वर का ऑपरेशन करते हैं। मूल स्वर आया है, इसके बारे में हम लोग पहला नंबर पॉइंट लिखते हैं। ए नंबर लिखते हैं। ए नंबर तो मुख्य है ही, इसीलिए जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से नहीं हुआ है मूल स्वर कहलाता है। इसका बी नंबर पॉइंट देखें तो ये संख्या में 4 होते हैं। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एग्जांपल्स में देखें तो अ, ई, उ और री। इसको समझिए क्या कहना चाहता है। जिन स्वरों का निर्माण, मतलब स्वर का तो निर्माण हो ही रहा है क्योंकि हम स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वर हमारा मेन टॉपिक है। उसके स्वर के अंदर स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, उच्चारण के आधार पर और बनावट के आधार पर। स्वर के जो 3 बेटे थे हमने पढ़ लिया। बनावट के अब दूसरे बेटे के बारे में, पहले बेटे के बारे में पढ़े, 2 बेटे थे तो उसमें से मूल स्वर के बारे में पढ़े। मूल स्वर का मतलब पहले समझिए मूल का मतलब क्या। मूल का मतलब हो गया जड़, जो सबसे मेन हो, जिसमें कोई चीज का मिलावट ही ना हो। समझ रहे बात? मूल। तो जिन स्वरों का निर्माण किसी योग से नहीं हुआ, कहने का मतलब क्या? किसी अन्य के सहायता से नहीं हुआ, किसी अन्य की सहायता से नहीं हुआ, वो अकेला ही काफी है। अब मैंने बताया अ, भाई ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क है, तो जो क था, क में हमने हलंत लगाया तो ये हमारा निकल करके दिया क्या? अ। तो ई बेचारा जब तक नहीं लगेगा तब तक ले क बन करके निकलेगा? संभव ही नहीं है रे। कभी भी अकेले कुछ भी हो सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ बेटा या बेटी के लिए आपको एक्स और वाई और एक्स और वाई की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो डेफिनेटली यहां पर क का निर्माण करने के लिए आपको अ की आवश्यकता है ही। जब तक यह नहीं होगा तब तक इसका निर्माण संभव नहीं है। अब इसमें जो अ है, जरा अ के बारे में बताइए। क्या अ किसी और की सहायता लेता है? कभी नहीं। अ में कोई जुटा है? नहीं। हर्ष, ये क्या हर्ष में कोई जुटा हुआ है? नहीं। क्या यह कभी किसी के साथ आता है? नहीं। इसका मात्रा हमेशा जाता है, यह जाता है तब उसका निर्माण होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मूल स्वर वही स्वर जिसके निर्माण में किसी अन्य की सहायता लेने की जरूरत ना पड़े, वह बेचारा अपने आप में हीरो है। समझ में आई बात? तो ऐसे स्वर को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल स्वर बोलेंगे।
नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं वो है हमारा कौन सा, संधि स्वर। देखो ये जो संधि है ये थोड़ा सा अलग दिमाग का है, लेकिन इसमें जो री था यह भी अलग दिमाग का, सॉरी मैं भूल गया यहां पर। री एक स्पेशल है। आप लोग देखते होइएगा कि जितने भी सर हैं वो अ तक पूरा पढ़ा देते हैं और री नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि री का जो है ना उसकी दुनिया अलग कर दी है। मैंने कभी आप लोगों को बताया था कि अल्फाबेट में, मतलब जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट थे, उन अल्फाबेट में 26 लेटर्स नहीं होते थे, वो टोटल 27 थे। ये 27 लेटर्स थे, वो हमारा कौन सा था? ये हम लोग जो देखते हैं ये एंड था। तब जाकर के ये हटा दिया गया। क्यों हटाएगा? क्योंकि हम लोग ए एन डी एंड लिखते ही हैं, तो इसकी क्या जरूरत। उसी प्रकार से हमारे पास री है, या मूल स्वर के श्रेणी में तो रखा जाता है, लेकिन इसे अब हटा दिया गया है। अब इसे क्या किया गया? हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? ये सवाल होगा आपके मन में। चलिए इसकी दुनिया को देखते हैं। अब री के बारे में समझते हैं, ये कैसे स्पेशल है और कैसे अलग है। आप लोग बोलते हैं री, उच्चारण कीजिए फिर से, री। हमने क्या बोला? री। वाह, अच्छी बात है भाई। ये हमारा र है, इसमें हलंत लगा दिए। अब री मान लीजिए लिखा हुआ है भाई, हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको गोली मारी। र में जब हलंत लगा दिए तो इसके बाद हमारा कौन सा आ गया? हर्षी आ गया। अब इस दोनों को जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका निर्माण संभव है, और इसी से बनकर क्या है यह। जब दो से मिल करके जिसका निर्माण हुआ वह मूल स्वर में कभी आ सकता है? कभी भी आ सकता है? संभव ही नहीं है। क्योंकि मूल का नियम है कि वह किसी अन्य की सहायता से ना बना हो, वह पुनः खुद अकेला ही काफी हो। और यह री क्या है? आधा र प्लस हर्षी से मिलकर के बना, इसीलिए इसे मूल श्रेणी के अंतर्गत से हटा दिया गया। ये नोट में डाल करके आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मैं नोट में लिखा देता हूं। थोड़ी सी तबीयत खराब है बबुआ, क्या करे थोड़े, लेकिन मंडे स्पेशल जो है ना और सच में स्पेशल रात है ना, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल हो के चाहिए ना। कौनो बात नहीं के बबुआ, कोई दिक्कत नहीं। अरे जब तक तार से के प्यार बनल बा ना तब तक हमार तबियत ऐसे ही मस्त रही। टेंशन मस्त है, नो टेंशन गुरुजी। चलिए सर आगे ध्यान दीजिए, नोट डालिए। क्या डालिए? नोट। पहला नंबर नोट, री को अब मूल स्वर नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण र हलंत प्लस हर्षी, अर्थात आधा र जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण, और दीर्घ ई, हमारे पास क्या आ गया? दीर्घ ई, स्वर की सहायता से बोला जाता है। बात आ गई समझ में? ये हमारे हो गए क्या? इसीलिए इस री को मूल श्रेणी से क्या किया गया? हटा दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है, वह है संधि स्वर, जो सबसे मस्त है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, सबसे खराब नहीं है, सबसे मस्त है। बनावट के आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, मूल स्वर के आधार पर, उसके बाद संधि के आधार पर। अब हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट उठाते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट का ऑपरेशन करते हैं, जिसका नाम है संधि स्वर। हाँ बिल्कुल सही बात, संधि स्वर। अब चलिए इस संधि स्वर को समझते क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वर के मिलने से होता है, क्या कहलाएगा हमारा? संधि स्वर
कहलाएगा। चलिए अब इसका नाम बी नंबर पॉइंट लिखते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। समझ में आ गई बात? अब कौन कौन सा होता है ये आप लिख लीजिए। अभी हम एग्जांपल समझाते हैं कैसे। जिन स्वरों का निर्माण, क्या बाबू बोले तो निर्माण, संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण मूल स्वरों के मिलने से, क्या जोड़ने से, एक साथ, अकेला नहीं दो अकेला, मिलने से होता है, क्या कहलाता है? संधि स्वर कहलाता है। कैसे समझते हैं? ये संख्या में क्या होते हैं? 7 होते हैं। हमने तो सर जी उस दिन अ पढ़ाया था, तो सिर्फ अ के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था, अकार आ के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था, हर्षी पढ़ाया था, हर दीर्घ के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था, हर्ष पढ़ाया था, दीर्घ के प्रयोग के बारे में पढ़ाया था, ये सब पढ़ाया था। आज मैं ये पढ़ा रहा हूं। अभी मूल स्वर के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह संधि स्वर के बारे में पढ़िए, कैसे ये बनता है। जब मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा तो उस वक्त किसी जरूरत ही पड़ेगी। जितने प्रकार के संधि, यौन संधि, स्वर संधि, सारे के सारे संधि जब आएंगे तो आपकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी इस वक्त समझने के लिए। एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं अ प्लस अ। उसके बाद दूसरा का नंबर एग्जाम्पल्स हम लोग लिखते हैं हर्षी प्लस हर्षी, ये क्या बनाएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं हर्षु प्लस हर्षु। उसके बाद हम लोग लिखते हैं अ प्लस ई, मतलब हर्षी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, अ प्लस ए, या कुछ भी अब ले लो, नॉर्मली से इतना ही पर हम समझने की कोशिश करते हैं। यह क्या है? देखिए जब भी अ है, अकार आ बनेगा ये दोनों के मिलने से। कैसे? अब याद कीजिए फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क है, ये क कर का है, इसमें आप हलंत लगाती है, क्या बनेगा? आधा क प्लस आ निकल कर देता है। यह कैसे आ निकल कर देता है? क्योंकि इसमें से भी अ निकला है और ये अकेला खुद है। ये अ और आकार भी अपने आप में क्या है, एगो अ है। तो ये अ प्लस ई अ क्या बना दिया? आ। इसीलिए अ प्लस अ मिलकर के क्या दिया? इसीलिए इसका नाम है संधि स्वर, क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक के मिलने से हुआ है। और किसकी सहायता से? मूल स्वर की सहायता से मिलकर के हुआ है। तो हर्षी प्लस हर्षी क्या देगा? दीर्घ। हर्षु प्लस हर्षु क्या देगा? दीर्घ। अ प्लस ई, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या देगा आपको? ए। और अ प्लस ए, ये आपको क्या देगा? तो ए आ गया, मतलब समझ लीजिए यही में छुपल है। जब ये छुपा हुआ है तो ये आपको हमेशा ही पर ए ही देगा। समझ में आई बात? ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स है, ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। अरे 2 एग्जाम्पल है, अ प्लस ए बना देगा हमको ए। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए क्या, अ प्लस उ बनाएगा क्या? ओ। अ प्लस उ क्या बनाएगा? ओ। उसके बाद आप लोग क्या लिख लीजिए, हो जाएगा प्लस अ प्लस ओ क्या बना देगा आपको? अपर दुगो एक लेकर, नॉर्मल सी बात। अब हम लोग जो बाकी रह गया है अ के प्रयोग के बारे में, अंग और अ, इसके बारे में हम लोग बात नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको एक सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय, थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखो, जो टिक गया सो सीख गया। जब तक तुम हमारे साथ हो, जब तक हम तुम्हारे साथ हैं, तब तक हर चीज तुम्हारे हाथ में है। यार देखो, मेहनत करो यार, जब तक मेहनत नहीं करो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तुम सपने देख सकते हो तो सपने को साकार भी कर सकते हो। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक दे। समझ में बात? हमारे पास पावर है। मैंने कर्मवीर चैप्टर पढ़ा रखा है, यकीन नहीं तो जाकर देख लेना। रे कर्मवीर के बाद बाल गोविंद भगत भी पढ़ा रखा है, वो भी जाकर के देख लेना, उसका मजा ही कुछ और है। तब तक ले बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय। और हमेशा यार चेहरे पर स्माइल तो हमेशा रखना, और कि तुम खुश ना होगे तो दूसरे को खुश कर नहीं सकते। तो सबसे पहले खुश रहना सीखो, तभी दूसरे को खुश कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।